हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 21A से आर्टिकल 35 तक की और इनसे रिलेटेड लैंडमार्क केस लॉज की। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल 21A से लेकर आर्टिकल 35। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 21A। तो पहले आर्टिकल 21A जो गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए। सो व्हाट आर्टिकल 21A सेज, राइट टू एजुकेशन एंड इट गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। अब इमेजिन करते हैं कि एक परिवार में बच्चा है और वो लोग अपने उस बच्चे को पढ़ाई या शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ फंड्स। पैसे की कमी की वजह से वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अथॉरिटीज के पास जा कर के ये राइट एनफोर्स करवा सकते हैं कि उनके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिले और फ्री एजुकेशन मिले 14 इयर्स तक की एज के लिए। तो ये वो एनफोर्स करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 21A। सो इसके दो लैंडमार्क केसेस हैं। इन दोनों केसेस ने मिलकर आर्टिकल 21A का एक पाथ क्रिएट किया था जिससे कि ये आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ था। तो इसका ये पहला केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और दूसरा केस है उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और कोई भी स्टेट उससे डिनाई नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट फीस नहीं दे सकता है, इसलिए कोई भी स्टेट उसे डिनाई नहीं कर सकता है। इस डिसीजन ने एक फाउंडेशन, एक नींव बनाई थी किसके लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक पहला केस और ये एक लैंडमार्क केस है। दूसरा केस था जो इसके बाद आया था, वो था उन्नी कृष्णन केस। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था ये। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि ड्यूटी है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करे। और इन दोनों केसेस ने मिल करके राइट टू एजुकेशन का एक क्लियर पाथ क्रिएट किया था 21A के लिए। 21A तब इंसर्ट हुआ था। अब बात करते, ये था आर्टिकल 21A। आई होप समझ में आया होगा। एंड टुडे वी विल कवर ऑल द आर्टिकल्स अप अंटिल आर्टिकल 35 एंड फिनिश द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो ये आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्शन देता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन से। अगर याद हो तो मैंने पहले बताया था, पहले मैंने बात की थी आर्बिट्रेरी पनिशमेंट और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की आर्टिकल 20 में। यहाँ पे है आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन, इससे प्रिवेंशन मिलेगी। तो अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है बिना किसी रीजन के कि क्यों अरेस्ट किया गया उसे बताया नहीं जाता, तो वो अरेस्ट इलीगल अरेस्ट कहलाता है। आर्टिकल 22 को वॉयलेट कर रहा है वो अरेस्ट। सो और अरेस्टेड पर्सन को, और एक और चीज इसमें एक क्लॉज है, अगर आप इसके क्लॉजेस देखेंगे तो इसमें क्लॉज है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना या पेश करना जरूरी होता है। और किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अगर 24 आवर्स से ज़्यादा रोक ही नहीं सकते हैं, अरेस्ट कर ही नहीं सकते हैं उसको। सो नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द सेड पीरियड ऑफ 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। तो पहला क्या हो गया, पहला क्लॉज ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना किसी ग्राउंड्स के अरेस्ट इंफॉर्मेशन के। So without being informed of the ground for such arrest, no person can be arrested or detained. दूसरा क्या हुआ, the person arrested shall not be denied
द राइट टू कंसल्ट, उसको अब उसको ये राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लॉयर से, अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, उसको इस बात के लिए मना नहीं कर सकती पुलिस। तीसरा क्या है, अगर कोई भी पर्सन किसी को भी अरेस्ट किया है, उस अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना या पेश करना जरूरी है। और चौथा क्लॉज इसका ये है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किए हुए उसको 24 घंटे से ज्यादा, 24 आवर से ज्यादा अरेस्ट नहीं रख सकते अनलेस मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज नहीं किया हो। तो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द सेड पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो ये आर्टिकल 22 है। अब इसके दो केस लॉज हैं, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए के गोपालन के केस को डिस्कस करते हैं पहले। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 19 और 21 के बेसिस पे, क्योंकि आर्टिकल 22 जो है वो एक अलग प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में, और उन्हीं अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस में जहां पे रीजन नहीं डिफाइन किया गया हो कि क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों डिटेन किया गया है, ठीक है, तो वहीं पे प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 22। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक लैंडमार्क केस और है, वो है मेनका गांधी का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस को अगर आपने मेरे अभी तक के वीडियोस देखे हो तो मैंने कई जगह इस केस को कोट किया हुआ है, आर्टिकल 21 में भी, आर्टिकल 19 में भी, आर्टिकल 14 में भी। So most of the places, in most of the articles, this is the landmark case which has been aligned with most of the articles, ठीक है। अब मेनका गांधी के केस में क्या हुआ, मेनका गांधी का पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया, और क्या कोई रीजन दिया गया था? नहीं। विदाउट गिविंग एनी रीजन और एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आर्ग्यू करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 21 के अंडर उनके राइट टू पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो भी प्रोसीजर स्टैब्लिश है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रोसीजर सिर्फ तभी वैलिड होगा जब वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होगा। वो जो जो हम बात कर रहे हैं जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर की, वो प्रोसीजर तभी फॉलो किया जाएगा जब वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। और कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था इसमें कि इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेल या कट नहीं किया जा सकता है, तो वो प्रोसेस आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट अरेस्ट और डिटेंशन के केसेस पर भी हुआ, और इसी से इंश्योर किया गया कि डिटेंशन का प्रोसेस भी फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। और इसी वजह से मेनका गांधी का केस आर्टिकल 22 में भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस केस ने एक फाउंडेशन, इस केस ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया, और आर्टिकल 22 पे भी इसका इम्पैक्ट आया था, ठीक है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं, ये था आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो इसके दो क्लॉजेज हैं, समझ लेते हैं क्या है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, तो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करना है, बंद करना है। और दूसरा है फोर्स्ड लेबर के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो जहां पे फोर्स्ड लेबर हो रही है, जबरदस्ती किसी को मजदूर बनाया जा रहा है, उसको भी प्रोहिबिट करना है। और इसके दूसरा क्लॉज क्या है कि अगर इसको इस लॉ को कोई भी कॉन्ट्रावीन करता है, कोई भी इसका उल्लंघन अगर होता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बनेगा, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि फोर्स लेबर में क्या है। फोर्स लेबर में अगर काम करवा रहे हैं और पेमेंट नहीं दे रहे किसी को, तो नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस को भी फोर्स लेबर में कहा जाता है। जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है वो तो है ही फोर्स लेबर, लेकिन अगर नॉन पेमेंट, मतलब अगर पेमेंट, काम करवा लिया और पेमेंट नहीं दी, मिनिमम वेजेस भी नहीं दी, तो वो भी फोर्स लेबर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब दो इंपॉर्टेंट केसेस कौन से हैं? वो है, एक है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स,
और बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये दो केसेस है। अब पीयूडीआर में क्या था? पीयूडीआर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वर्कर को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो फोर्स लेबर है और आर्टिकल 23 का वायलेशन है। यही मैंने शुरू में बताया था कि अगर वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो वो फोर्स लेबर है और वो 23 का, आर्टिकल 23 का क्या है, वायलेशन है। अब इस डिसीजन से लेबर राइट्स लेबर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का लेबर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा केस था बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्डेड लेबर्स को रिलीज का ऑर्डर दिया था। तो जहाँ पे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है वहां पे उनको रिलीज करने के लिए कहा गया था, और ये एक अपने आप में एक लेबर्स के लिए एक मेजर विक्ट्री थी उस टाइम पे। ये आर्टिकल 23 था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की समझाने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी बच्चा 14 साल से कम की उम्र का होगा वो फैक्ट्रीज में, माइंस में, कोई भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई काम करवा रहा है 14 साल से कम के बच्चे को तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस बनता है। आर्टिकल 24 को वायलेट करता है वो एक्शन। ठीक है, इसके लिए दो लैंडमार्क केसेस हैं, ये याद रखने वाले केसेस हैं सारे। एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एमसी मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए जो गाइडलाइंस थी और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये गाइडलाइंस इशू की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, चार केसेस दे दिए जाएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस guidelines for eliminating child labor and providing education has been settled or set out। तो उसमें सही आंसर होगा एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा केस है बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर इरेडिकेट करने के मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने का डायरेक्शन दिया था। तो पहले केस में क्या था? चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना। और दूसरे केस में क्या है कि चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करना है, बिल्कुल खत्म करना है, इसका डायरेक्शन दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो मतलब किस चीज की आजादी है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं, मतलब अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये है आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसकी आजादी है। तो ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। This freedom is subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part। तो जब आप किसी भी प्रोफेशन को प्रोपगेट कर रहे हैं तो एट दैट पॉइंट टाइम इट इज नेसेसरी दैट कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को इन तीन चार चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई पब्लिक ऑर्डर में नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप इसको प्रोपगेट, प्रोफेस कर सकते हैं। अब इसके लिए दो केसेस हैं। क्या केसेस हैं? एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एसआर बॉम्बई के केस में क्या हुआ था? एसआर बॉम्बई के केस में सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। ये जो केस है वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म, तो इस प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। और आर्टिकल 25 के फ्रेमवर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ये डिक्लेयर किया गया था एसआर बॉम्बई के केस में, इन विच केस
secularism was declared as a basic constitution of India, or a basic feature of the Constitution of India, is SR Bombay versus Union of India. Is this is the case, and this has impacted which article? Which article 25. दूसरा केस है बिजॉय मैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो स्कूल में जिवोहा एक दूसरी कास्ट है, उस कास्ट के बच्चे थे और उन कुछ बच्चों ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। अब नेशनल एंथम गाने से मना किया तो स्कूल ने उनको जो है सस्पेंड कर दिया। अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपील करी, ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्या कहते हैं, एक तो सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करा, और क्यों, किस ग्राउंड्स पे कैंसिल किया, किन ग्राउंड्स पे सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल किया, कि स्टूडेंट्स को अपने रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करने का राइट है, और अगर उनके रिलीजियस बिलीफ या कस्टम में ये है कि आप किसी और रिलीजन को नहीं, किसी का और या नेशनल एंथम नहीं गा सकते, तो दे हैव फुल राइट टू follow their religion, to profess, to practice their religion. So this is all about freedom of conscience and free profession or practicing or propagation of religion. आई एम एक्सपेक्टिंग, एज्यूमिंग दैट ये केस आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अगर नहीं आया है समझ में, तो इससे रिलेटेड या किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, एंड आई विल रिवर्ट टू दैट। आर्टिकल 26 क्या बात करता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को हमेशा में कंसिडरेशन में रखना है, ठीक है, इन एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो इस आर्टिकल के आइडली दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की फ्रीडम देता है वो है आर्टिकल 26। और सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इन तीनों के सब्जेक्ट टू आपको जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उसको फॉलो करने के लिए फ्रीडम देता है आर्टिकल 26। जैसे कि आपको कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, खरीदनी है, तो ये अंडर, जैसे मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए कोई ज़मीन खरीदनी है, या मस्जिद बनानी है, या गुरुद्वारा बनाना है, तो ये जो है ये मैनेजिंग द रिलीजियस अफेयर्स है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स एंड टू एडमिनिस्ट्रेशन सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना, उसके जो और अदर अफेयर्स हैं, अकाउंटिंग वगैरह, उन सबको वो सब मैटर्स इन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो भी अफेयर्स हैं उन सबको मैनेज करना, ये है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब इस आर्टिकल के दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला है श्री वेंकटरमा देवराव वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और दूसरा है ये हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स वर्सेस लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीवर ऑफ शिरूर मठ। तो इस केस में क्या हुआ था? पहले केस में वेंकट रमना वाला केस में क्या हुआ कि इसमें एक टेम्पल था जहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री डिनाई कर दी थी। ठीक है, मंदिर में लोअर कास्ट के लोगों के लिए एंट्री मना कर दी। तो डिसीजन को इस डिसीजन को चैलेंज किया गया। तो जब इस डिसीजन को चैलेंज किया गया तो आर्टिकल 26 के अगेंस्ट इसको चैलेंज किया गया, आर्टिकल 26 के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट है, विच इंक्लूड्स मैनेज द टेम्पल एंट्री रूल्स, जब तक वो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी या हेल्थ के अगेंस्ट नहीं हो। तो मानिए कि फॉर एग्जांपल हिंदूज में ही एक लोअर कैटेगरी है, एक अपर कैटेगरी है। तो लोअर कैटेगरी को मंदिर में एंट्री में मना कर दिया, और जब मना किया तो वो केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टेम्पल की प्रेरोगेटिव है, उनका राइट है, वो किसको एंट्री कर रहे हैं, किसको एंट्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ हिंदूज की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे किसी और कास्ट की बात नहीं करी है, ठीक है। तो अगर किसी और कास्ट की बात करेंगे तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, वो दूसरे आर्टिकल के अंडर फॉलो हो जाएगा। दूसरा केस है कमिश्नर, ये हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट वाला केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 26। बैकग्राउंड क्या है कि इसमें गवर्नमेंट ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। तो जो ये चेन्नई गवर्नमेंट थी, मद्रास की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे क्या हुआ कि हिंदू जो मंदिर थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उनके रिलीजियस अफेयर्स में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स में इंटरफियर किया जाए, और इसको चैलेंज किया गया था। तो जब इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है और रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का पूरा राइट है, तो कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कहता है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना है उसके लिए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, ठीक है। तो इसमें केस है यही हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स मद्रास वाला जो हमने पिछले आर्टिकल 26 में भी पढ़ा था। ये आर्टिकल 26 की इंटरप्रिटेशन में एक लैंडमार्क डिसीजन था, ठीक है। और इसके लिए हाँ, और इसी केस में आर्टिकल 27 में इसमें यह भी कहा गया था कि टैक्स को नहीं इम्पोज किया जा सकता किसी के ऊपर भी। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि कोई टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता इस किसी भी मंदिर या मस्जिद की एक्टिविटीज या उनको प्रमोट करने के लिए। तो ये है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 28 इंश्योर करता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या वर्शिप मैंडेटरी नहीं हो सकती। जो स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे ये आप मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आपको यही रिलीजन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ एक स्टेट है जहाँ पे सिख पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे, स्टेट फंडेड स्कूल्स भी होंगे। तो वो स्टेट फंडेड स्कूल्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे ये कोई मैंडेटरी नहीं हो सकता कि उनको पंजाबी सीखना मैंडेट बनाया जाए या उनको वो पंजाबी कल्चर या रिलीजन को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी किया जाए, ये वहाँ पे ज़रूरी नहीं हो सकता। अब इसमें एक केस था अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब अरुणा रॉय केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और ये डिसीजन सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया था और तब से कहीं पे भी किसी भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी मैंडेटरी नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करें। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 पर बात करते हैं जो माइनॉरिटीज के कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, क्या इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कौन से? लैंग्वेज के, स्क्रिप्ट के, कल्चर के, लिंग्विस्टिक कल्चर के, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट देता है। इसके दो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं
जो पहला है सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और दूसरा है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन। और ये दोनों ही केस बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। सेंट स्टीफन केस में सेंट स्टीफन कॉलेज जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये तो पता होगा, सेंट स्टीफन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के माइनॉरिटी कोटा को रिड्यूस करने की कोशिश की थी, जो कॉलेज के हिसाब से उनके माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि माइनॉरिटीज़ को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है और इस राइट को यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो यूनिवर्सिटी की अलग गाइडलाइंस हैं। अब ये एक कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज था, इस कॉलेज ने कहा कि भाई हम माइनॉरिटीज़ का कोटा कम करेंगे। अब माइनॉरिटीज़ का कोटा कम करेंगे तो इसलिए इस गाइडलाइन को चैलेंज किया गया और जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स करने को कहा। दूसरा केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन। अब चंपकम दोरई राजन केस में मद्रास स्टेट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की थी। वैसा ही केस है, ठीक है, जिससे जिसे चंपकम दोरई राजन ने चैलेंज किया था। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करने की बात कही थी और उसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये कहकर कि ये मेरिट बेस्ड एडमिशंस को वायलेट करता है और आर्टिकल 29(2) के अगेंस्ट है। 29(2) का आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है? 29(2) का क्लॉज कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by state or receiving aid out of the state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। तो किसी भी सिटीजन को डिनाई एडमिशन के लिए, डिनाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकती कोई भी स्टेट फंडेड स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बात करता है, माइनॉरिटीज को राइट देता है, ये जो आर्टिकल है ये माइनॉरिटीज को राइट देता है अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करना और उनको एडमिनिस्टर करने का। तो all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। वो अपनी मर्जी का, अपने हिसाब से अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। State shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of minority। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कोई एड देने में, कोई एड्स ग्रांट करनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता कि ये बोल के कि ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी का माइनॉरिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे एड कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एग्जांपल है इसका, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड इन द फर्स्ट प्लेस। इसके दो लैंडमार्क केसेस है, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब टीएमए पाई फाउंडेशन केस में मल्टीपल पिटीशंस फाइल हुई थी जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल पिटीशंस फाइल की गई जो कि माइनॉरिटीज के राइट से लिंक्ड थी। तो सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच बैठी थी और उसने 11 जज बेंच ने ये डिसाइड किया और गाइडलाइंस सेट की कि माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने के लिए कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि माइनॉरिटीज को इंस्टीट्यूशन के गवर्नेंस और मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। मतलब ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए मतलब वो खुद अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पीए इनामदार के केस में क्या हुआ? पीए, अच्छा इससे पहले कोर्ट ने इसमें और भी कुछ कहा था। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट इंटरफेरेंस सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक परमिसिबल है।
स्टेट जो भी माइनॉरिटी ने कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस पॉसिबल है, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, कि इंश्योर किया जाए कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग में ऑटोनॉमी रिटेन करें। ये डिसीजन बहुत सिग्निफिकेंट था इस आर्टिकल के लिए। और दूसरा एक केस है जो है पीए इनामदार का केस, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव द राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस। तो उनको ये राइट मिला, इस केस से उनको ये राइट मिला कि वो अपनी एडमिशन पॉलिसीज को डिसाइड करने के बिना, स्टेट इंटरफेरेंस के बिना, वो अपनी पॉलिसीज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं बिना स्टेट की इंटरफेरेंस के। कोर्ट ने कहा कि अनएडेड इंस्टीट्यूशंस को अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन में फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। वो अपने हिसाब से किसको एडमिशन देना है किसको नहीं देना है वो खुद तय कर सकते हैं। आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। और ये आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में 1978 में रिपील कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल रिपील किया गया और आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 में है वहां पे इंसर्ट किया गया दूसरा आर्टिकल, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये किस तरीके का राइट है हमारे पास? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आगे मैं कवर करूंगा रिट्स में, क्योंकि इसमें हमारे को 5 रिट्स मिलती हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्चोररी। ये 5 रिट्स मिलती हैं। इनकी ये सीक्वेंस भी याद रखना जरूरी है कि इसी सीक्वेंस में हमें हमेशा याद रखनी है। मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। पहले समझते हैं क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये राइट हमें है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। मतलब ये राइट हमारे पास है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते दिखते हैं। मतलब मुझे अगर लग रहा है कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट है, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे लग रहा है कि वो वायलेट हो रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं, ठीक है। अब मैं किस आर्टिकल के अगेंस्ट जाऊंगा? आर्टिकल 32 के को यूज करते हुए मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अगर इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ और ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन दिस नेचर। तो मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 5 रिट्स होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये 5 तरीके की रिट्स जो है या ऑर्डर्स जो है वो इशू कर सकता है। क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्चोररी, ठीक है। अब इसको इस सीक्वेंस में याद रखना है अगर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन एन ओ पी, उसके बाद क्यू। तो हेबियस कॉर्पस एच हो गया, मैंडमस एम हो गया, प्रोहिबिशन पी हो गया, क्यू वारंटो क्यू हो गया। यहाँ तक आपका चलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और सर्चोररी है वो लास्ट में आ जाएगा। मतलब जो पहला अल्फाबेट सी होना चाहिए वो लास्ट में है। तो इस सीक्वेंस में इसको हमेशा याद रखना है। और ये आर्टिकल गारंटी करता है कि आपके गारंटी दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ये आर्टिकल सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लैंडमार्क केस लॉज क्या हैं? इसके लैंडमार्क केस लॉज हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और मेनका गांधी का केस फिर से आ गया इसमें। अब केशवानंद भारती केस में क्या था? केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती ने लैंड रिफॉर्म लॉज को चैलेंज किया था, जो उनकी जो मठ की जो प्रॉपर्टी थी उसको इफेक्ट कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन को स्टैब्लिश किया।
कहा कि कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का तो की पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, अमेंड तो कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन उसको ऑल्टर नहीं कर सकती। अमेंड और ऑल्टर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका ये दूसरा केस है, और इस केस में आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया। वही जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें इनका पासपोर्ट इंपाउंड किया गया था। कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया और कहा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है, और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन या आर्बिट्रेरी डिटेंशन से नहीं बल्कि आर्बिट्रेरी प्रोसीजर्स से भी होना चाहिए। प्रोसीजर्स भी आर्बिट्रेरी होने चाहिए। इस डिसीजन ने क्या किया था, प्रोसीजरल फेयरनेस को एम्फेसाइज किया गया था इस आर्टिकल के थ्रू, इस केस लॉ के थ्रू। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेस। अब इसमें आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सके फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को कन्फर कर सकती है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट केस है राम स्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन को वैलिड माना। कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से उनके राइट्स को जो है कन्फर कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 33 था। आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। तो जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा तो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो मार्शल लॉ के दौरान एक्ट्स को इंडेमनीफाई और वैलिडेट कर सके। कोई भी नया एक्ट है उसको इंडेमनीफाई कर सके या वैलिडेट कर सके। तो मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री के एक्शंस को पार्लियामेंट वैलिडेट कर सकती है। और इसका इम्पोर्टेंट केस है मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मक्खन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मार्शल लॉ इम्पोज करने और रिस्ट्रिक्शंस को लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही इसमें लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड देयरबाय मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट आर्टिकल है 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो इसमें पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर होती है लॉज बनाने की, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। तो वो पावर पार्लियामेंट यूज कर सकती है। सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉज बना सकती है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट के मैटर्स में, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ पार्लियामेंट, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट केस, इसका जो है लैंडमार्क केस है वो जमोरा वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि आर्टिकल 35 के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनके लिए। और ये भी कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है, ठीक है। तो इस डिसीजन से लेजिस्लेटिव क्लैरिटी को इंश्योर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और फेडरल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया था इस डिसीजन ने। तो ये था आज का वीडियो आर्टिकल 21A से आर्टिकल 35 तक, और इसमें हमने सारे रिलेटेड केस लॉज को समझा जो लैंडमार्क केस लॉज हैं। और इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो अब खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा जिसमें मैं बात करूंगा DPSP की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे रिलेटेड सारे वीडियोस जो भी मेरे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं अगर, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, माय चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड if you need the PDF notes for
all the lectures, please do write to me at legalcurrents@gmail.com and I will share the lectures with you, the PDF notes with you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर.